Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 4, tribal society and the challenge of colonialism, means आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद की चुनौतियाँ. So let's start the new chapter. With the establishment of the British rule, the traditions, customs, and practices of the tribals were forced to undergo a transformation. Before analyzing the impact of the British rule on the life of the tribals of India, let us have an understanding about the varied occupations and activities of the tribal communities. ब्रिटिश नियमों की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर परंपराएं, रीति रिवाज और उनकी भी जनजातियों के द्वारा अभ्यास किया गया, तो एक दबाव के तहत इसे किया गया और ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बदलाव था. और इन सब का जो बदलाव आया उससे इन ब्रिटिश जो रूल्स इनकी लाइफ पर आए थे जनजाति के भारत में, तो उनका इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम ये देखेंगे कि किस समझेंगे इस चैप्टर में. और जो बहुत अलग अलग तरीके के जो पेशे हैं, व्यापार, जो भी काम धंधे किए, जो भी एक्टिविटीज़ हुई जो हमारी जनजाति समुदाय के द्वारा, वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके का बदलाव और काम इसमें हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यानी कि किसान का स्थानांतरण. मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स इन इंडिया प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. They burned the vegetation on small patches of land in the forests. The ash from the fire was used to fertilize the soil. Once the field produced crops, they harvested it and then moved to another field. कई जनजातीय जो ग्रुप्स थे वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे जो शिफ्टी स्थानांतरण खेती का. वे क्या करते थे, जो वनस्पतियाँ होती थी उनको जला देते थे और जो छोटे छोटे जो धब्बे ज़मीन पर, जंगल की ज़मीन पर पड़ जाते थे, तो उस जो राख को वो जो उससे ऐश से राख, जो आग से जो भी राख निकलती थी उसे यूज़ करते थे फर्टिलाइज़ के लिए, यानी कि ज़मीन को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए. और फिर एक बार जो है खेती हम उससे उत्पादक बना सकते थे खेती को, उसके बाद वो हार्वेस्ट करते थे उसे और फिर दूसरी खेत में निकल जाते, यानी दूसरी जगह पर वो खेती करने के लिए चले जाते थे. इन द ट्राइबल लैंग्वेज दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक झुम, बेवार, धानिया, पोडू, पेंडा, ब्रिंजा, वेलर, किल एक्सेट्रा. The tribes of northeast and central India practice shifting cultivation. In order to practice this form of cultivation, the tribes needed to have free movement over the entire forest and the freedom to cultivate a field and then leave it uncultivated for a couple of years. The idea behind it was that the field regained its fertility. जनजाति की जो भाषा होती थी वो जैसे कि काइंड्स ऑफ कल्टीवेशन, जो खेती होती है कई कई तरह की होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि झुम, भेवाड़, धनिया, पौड़ू, पेंडा, ब्रिंजा, वेलर, किल एक्सेट्रा, इस तरीके की अलग अलग होती थी. और ये जो जनजातियाँ होती थी वो उत्तरी, पूर्व और मध्य भारत में इसका अभ्यास किया जाता था, स्थानांतरण खेती का. और जब ये अभ्यास किया जाता था, ये जो फॉर्म होती थी खेती की, और ये जनजाति जो है, इस ज़रूरत होती थी उनकी कि वो जो फ्री मूवमेंट रहती थी पूरे जंगल में, वो इस तरह से करते थे और एक फ्रीडमली वो खेती करते थे खेत में इस तरीके की. फिर उन्होंने ये छोड़ दिया, उसके बाद वो बिना खेती के कई सालों तक रहे और उसके पीछे एक ये आइडिया था कि ताकि जो है लंबे समय तक इस तरीके से जो खेत ऐसे छूटे रहेंगे तो दोबारा से वो भूमि जो है उपजाऊ बन सके, तो ये एक उनको फ़ायदा होता, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था. इन फॉरेस्ट एरियाज द ट्राइब्स यूज्ड हर्ब्स फॉर मेडिसिन, wood for agriculture implements, bamboo for making fences, basket and umbrellas. Thus, for the forest tribes were totally dependent on forest product.
अब जंगल एरिया में क्या होता था, जो जनजाति है वो यूज़ करती थी हर्ब्स का जैसे कि मेडिसिन, दवाइयों के लिए, लकड़ियों के लिए, और खेती के लिए कुछ भी जैसे कुछ इम्प्लीमेंट्स होते थे, जैसे कि जो सामान होता था जैसे बैम्बो फॉर मेकिंग अ फेंसेस, जो बांस होता था उसको क्या है बाड़ा बनाने के लिए काम किया जाता था, और बास्केट यानी कि टोकरियाँ जो होती थी, और अम्ब्रेला यानी कि छाता, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाई जाती थी। तो जंगल की जो जनजाति थी वो टोटली पूरी तरीके से जंगल के प्रोडक्ट पर डिपेंड थी, यानी कि निर्भर थी। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, यानी कि जो शिकारी होते थे और खाना जो इकट्ठा करते थे वो लोग। इवन इन द 19th century many tribal groups still practice their centuries old occupations of hunting and food gathering. Naturally, these tribal groups were dependent on forests for their survival. The entire groups did collective hunting and ate fruits and roots collected from the forest. They sold forest produce in the local markets. यानी कि 19वीं शताब्दी में जो जनजातीय समुदाय यानी ये जो ग्रुप था वो अभ्यास करता था, कई सेंचुरी तक ये प्रैक्टिस करता रहा कि वो जो पुराने ही काम करता था, जैसे कि शिकार करना और खाना इकट्ठा करना, तो आमतौर पर यानी कि प्राकृतिक रूप से ही वो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर था अपने जीवन को जीने के लिए। और उनका जो पूरा ग्रुप था वो क्या शिकार करता था, खाना इकट्ठा करता था, जड़ें इकट्ठा करता था, रूट्स वाले फ्रूट्स जो होते थे वो इकट्ठा करता था जंगल से, और फिर उनको क्या है जंगल एक उत्पादक था उनके लिए, तो वो वहाँ से इकट्ठा करके लोकल मार्केट्स में, वहाँ की स्थानीय मार्केट्स होती थी, वहाँ वो बेच दिया करते थे। द पास्टोरल ट्राइब्स मीन्स देहाती खानाबदोश जनजाति। अब यहाँ पर मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स वर पास्टोरल नोमैड्स हु moved from place to place with their herds of animals, cattle, sheep, goat and camel। यानी कि काफ़ी जनजातियाँ ग्रुप थे जो वो देहाती थे, खाना बदोश थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे झुंड में, एनिमल्स के झुंडों को लेकर, जैसे कि भेड़, बकरियाँ, ऊँट, इस तरीके के। Pastoralists followed a seasonal migration when the grass and fodder got exhausted at one place and they had moved on in search of new pastures। यानी कि जो देहाती थे वो सीजनल माइग्रेशन करते थे, यानी कि मौसम के हिसाब से ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जैसे कि जब घास या चारा जब एक स्थान ख़त्म हो जाता था एक स्थान पे, तो वो दूसरे स्थान पर मूव करके चले जाते थे अपने नए चारा या खाने को ढूंढने के लिए। सेटल्ड कल्टिवेटर्स, यानी कि बसे हुए किसान। द सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैड गिवन अप द ट्राइबल traditions of moving from one place to another. Instead, they had starting settling at one place, tilling their land with the plug। बसे हुए किसान जो हैं वो देते थे, जनजातीय परंपरा जो है वो मूव आउट होती रहती थी एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरी जगह पर, और उन्होंने स्टार्ट किया एक ही जगह पर रहना, और वो क्या है जब तक उस जगह पे रहते थे जब तक वो उनकी ज़मीन को जोतते थे, वो ज़मीन को उन्होंने जोतना सीखा। Some tribal groups were also practicing to settle cultivation. Generally, they followed their tribal tradition of collectively owning the land। यानी कि उन्होंने क्या है कि वो ग्रुप में रहते थे, अपने जाति में रहते थे, और उन्होंने सीखा कि कैसे जो है खेती को सेट किया जाता है। उन्होंने सारी परंपराएं अपनी ट्रेडिशन की, अपनी जनजातीय की फॉलो की, ठीक है, और अपने तरीके से ज़मीन को यानी कि जोता। Generally, the land belonged to the entire tribal group as a whole. All the members of the tribe had rights over the land, but in spite of this basic equality, some powerful members of the tribe became the chief of the tribals and often become spokesperson for their respective tribal groups. The Mundas, Santhal and Gonds were settled tribe groups belonging to eastern and central India। यानी आमतौर पर जो ज़मीनें हैं वो बिलोंग करती थी पूरी जनजातीय ग्रुप से, जो भी सारे ग्रुप से बिलोंग करती थी। जितने भी मेंबर्स होते थे जनजाति के, उनको सबको अधिकार होता था अपनी ज़मीन पर,
और बराबर का अधिकार होता था। जो पावरफुल मेंबर होता था सब ग्रुप का, उसको चीफ बना दिया जाता था जनजाति का। और वो क्या है, प्रवक्ता होता था, यानी स्पोक पर्सन। वो प्रवक्ता होता था, तो वो बातचीत कर सकता था अपने ग्रुप के लिए। जैसे कि इनकी जनजातियों में ग्रुप्स होते हैं, द मुंडास, सांथल, गौंड्स। तो ये एक सेटल्ड जनजाति ग्रुप था जो कि बिलोंग करता था पूर्वी और मध्य भारत से।